दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये हमारा 10वां पार्ट है। बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन है पहला कि अशोक किस राजवंश के राजा थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला क्वेश्चन क्या है कि रविकीर्त जो एक जैन थे और उन्होंने एक ऐहोल प्रशस्ति की स्थापना की थी। वो ऐहोल प्रशस्ति की स्थापना किसने की थी? रविकीर्त ने की थी, याद रखें। इसको किसका संरक्षण प्राप्त था? पुलिकेशिन प्रथम, हर्ष, पुलिकेशिन द्वितीय या फिर खारवेल? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको पुलिकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। रविवर्मा जो एक जैन था। अगला क्वेश्चन क्या है कि पल्लवों की राजधानी क्या है? पल्लवों की राजधानी क्या है? तो पल्लवों की राजधानी है कांची। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, कांची। पल्लवों की राजधानी है कांची। चौथा क्वेश्चन क्या है? भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया है? तो आर्यों ने किया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया था? बैकुंठ पेरुमल मंदिर किसने बनवाया है? तो नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। नंदीवर्मन द्वितीय ने बनवाया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के साथ जुड़ा हुआ है? तो राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? वांडीवास की लड़ाई, असाय की लड़ाई, चिलियावाला की लड़ाई या फिर श्रीरंगपट्टम की लड़ाई? तो बात करें कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो युद्ध हुए हैं, कर्नाटक में 3 युद्ध हुए थे जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहा जाता है। 22 जनवरी 1760 को जो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया है, इसमें फ्रांसीसी सेना पराजित हुई थी और उसका जो वर्चस्व था समाप्त हो गया था। तो निर्णायक जो लड़ाई सिद्ध हुई है ये वांडीवास का युद्ध था 1760। याद रखें 1760 में हुआ है, 22 जनवरी 1760। अगला क्वेश्चन क्या है कि जब 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था कुशासन के आधार पर, तब वहां का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह लखनऊ का नवाब था उस समय। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पेशवा व्यवस्था किस पेशवा के काल में समाप्त हो गई थी? रघुनाथ राव, नारायण राव, माधव राव द्वितीय या फिर बाजीराव द्वितीय? तो इसका राइट आंसर है बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था? तो ये था चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। इसे ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। इसे ईस्ट इंडिया एक्ट भी कहा जाता है, याद रखें। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? 13 देशों से गुजरती है। कौन से देश हैं? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम एंड प्रिंसिपे, गैबन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरबती? इंडोनेशिया भी है, केन्या भी है, ब्राजील भी है, मैक्सिको नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश है माली। मरुस्थल देश है माली, इसकी राजधानी कौन सी है? माली की राजधानी कौन सी है तो बताना है। तो माली की राजधानी बमाको है। बमाको, माली की राजधानी बमाको है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, भारत में कॉफी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र? कॉफी की खेती के लिए काली मिट्टी बहुत ही उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है जो दक्षिण में पाई जाती है। दक्षिण का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी की बात करें तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता कम होती है क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी पठार। भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? किस क्षेत्र में असिंचित खेती की जाती है? तो दक्कन का जो पठार है यहाँ पर असिंचित खेती की जाती है। जहां वर्षा कम मात्रा में हो उसे असिंचित खेती कहा जाता है। जहां पर वर्षा कम मात्रा में हो उसे असिंचित खेती कहा जाता है। तो दक्कन का पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है और यहाँ की भाषा है मलयालम। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और यहाँ पर द्वीप की बात करें तो यहाँ पर 36 द्वीप हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 36।
16 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? किसके मामले में उपभोक्ता अधिशेष सबसे अधिक होता है? टिकाऊ वस्तुएं, विलास की वस्तुएं, आराम की वस्तुएं या फिर आवश्यकता की वस्तुएं? वस्तुओं के वास्तविक मूल्यों एवं उपभोक्ता के द्वारा उस वस्तु के लिए अधिक कीमत देने को तैयार रहने के अंतर को उपभोक्ता अधिशेष कहते हैं। तो आवश्यकता की बात आती है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता की वस्तुएं। निम्नलिखित में से क्या नियत लागत नहीं है? क्या नियत लागत नहीं है? प्रशासनिक स्टाफ के वेतन, फैक्ट्री भवन का किराया, संपत्ति कर या फिर विद्युत प्रभार। तो नियत लागत नहीं है तो प्रशासनिक स्टाफ का जो वेतन होता है उसे नियत लागत, वो एक नियत लागत नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? किस वस्तु का केवल विनिमय है? तो आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हीरा का केवल एक विनिमय मूल्य है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन है? पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन है? उद्योग, सरकार, फर्म या फिर खरीदार? तो कीमत ग्रहीता कौन होता है? एक फर्म होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी फर्म द्वारा किए गए निवेशों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल की आंतरिक दर, पहला ऑप्शन है ह्रासमान सीमांत उत्पादिता के कारण गिरती है। दूसरा ऑप्शन है कि यदि अन्य बातें पूर्ववत रहे तो गिरती है क्योंकि ब्याज की बाजार दर गिरती है। ऑप्शन सी है वर्तमान उपभोग पूर्वानुमानित के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है। वर्तमान उपभोग पूर्वानुमानित के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति के लिए बढ़ती है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनका सही कालक्रम दिखाना है। इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, चरण सिंह। तो सबसे पहले आते हैं जवाहरलाल नेहरू। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक रहे हैं? 1947 से 64 तक। फिर इंदिरा गांधी 1966 से 77 और फिर 80 से 84। मोरारजी देसाई उसके बाद आते हैं 1977 से 1979 तक और फिर चरण सिंह 1979 से 1980। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2134 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2134। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति अस्थायी समिति है, प्राक्कलन समिति ये भी अस्थायी है, लोक उपक्रम समिति ये भी अस्थायी है। तो राइट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कौन सम्मिलित किए जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा से 30 सदस्य। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को नहीं शामिल किया जाता है। यह एक वित्तीय तथा अस्थायी समिति है जो प्रत्येक वर्ष चुनी जाती है। प्राक्कलन समिति एक वित्तीय समिति है तथा अस्थायी समिति है जो प्रत्येक वर्ष के लिए चुनी जाती है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के स्पीकर द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। इस समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के सदनों का सत्रावसान किसके द्वारा किया जाता है? भारतीय संसद के सदनों का जो सत्रावसान है किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा सत्रावसान का आरंभ किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति जो होता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करा सकता है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगर संयुक्त बैठक होती है तो राष्ट्रपति करा सकता है, लेकिन इसकी जो अध्यक्षता करेगा वो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। गैलेना क्या है? गैलेना एक खनिज है लेड का। अगला क्वेश्चन है कि पौधे ऊर्जा छोड़ते हैं कब छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, वाष्पोत्सर्जन में या फिर अंकुरण में। तो पौधे ऊर्जा श्वसन में छोड़ते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एलोसोम क्या होते हैं?
एलोसोम क्या होते हैं? मनुष्य में लिंग निर्धारण करने वाले जो गुणसूत्र होते हैं उनको एलोसोम कहा जाता है। 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्य में और 23वें जोड़ी का जो लिंग गुणसूत्र होता है उसे ही एलोसोम कहा जाता है। तो लिंग गुणसूत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वतंत्र रूप से लटके हुए एक लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है, कौन सा नियम समर्थन करेगा? तो यहाँ पर न्यूटन का जो क्रिया प्रतिक्रिया नियम है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है। एक समुद्री मील 1852 मीटर के बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा हो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।